हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए हैं अपने घरों पे और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लासेस ले रहे होंगे। क्लास 8 सोशल साइंस है ना। तो इसमें हमने लास्ट जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा है वो है लेसन 17 नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1918। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, वो है आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए एक बार कि बैकग्राउंड आखिर है क्या चैप्टर का। 1600 के आसपास ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वो अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं और धीरे धीरे वो इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसमें एंटर होते जाते हैं। अब ये थोड़ा सा एंटर हो के कुछ स्टेट हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिन पे ये अपना कब्जा कर लेते हैं, शासन करने लगते हैं, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते वो लगभग आधे से ज़्यादा या पूरे इंडिया पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं और इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं। अब जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाते हैं तो कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है लेकिन उसके बाद लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब जब प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग हैं। शुरुआत में इंडियंस ने क्या चाहा, शुरुआत में इंडियंस ने बस ये चाहा। तो देखिए, दो टाइप के प्रोटेस्टर्स हुए, एक वो जो मॉडरेट हैं, दूसरे वो जो रिवोल्यूशनरी हैं या एग्रेसिव हैं। तो शुरुआत में जो प्रोटेस्टर थे वो मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब जो अपनी बात मनवाने के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेटर लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये चाहा कि भैया आप यहाँ पे रहिए इंडिया में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप हमारे हिसाब से इंडियंस के लिए ये काम कर दीजिए और जो आप गवर्नमेंट बनाते हैं इंडिया में उसमें हमारी कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है। और आज़ादी वो मांगते भी थे तो निवेदन करके मांगते थे कि श्रीमान जी आप चले जाइए यहाँ से, और आप खुद जानते हैं कि इस तरह से आपको फ्रीडम मिलने वाली तो है नहीं। तो कांग्रेस एक पार्टी थी, है ना, पार्टी नहीं, कांग्रेस एक संगठन था। तो कांग्रेस में सारे मॉडरेट नेता थे, पर उन्हीं में से कुछ लोग फिर बाद में क्या हुए, उन्होंने विचार किया कि जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो ऐसे मांगने से नहीं मिलने वाली है हमको, उसके लिए हमको कुछ अलग तरह के प्रयास करने होंगे और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस तरह से तो बिल्कुल मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने जो दूसरा तरीका अपनाया उसको बोला गया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, है ना। इनको बोला गया क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी आंदोलनकारी। तो भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। तो ऐसे जो कुछ नेता हैं हमारे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बड़े नेता माने जाते हैं। तो कुल मिला के आज़ादी पाने के लिए जो क्रांतिकारी प्रयास किए गए वो उनको हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलेंगे। और इन लोगों को एक अच्छी भाषा में अगर बोले तो एग्रेसिव्स, वो जो लोग थे जो प्रार्थना से आज़ादी चाहते थे वो मॉडरेट कहलाए, और ये क्या कहलाए, रिवोल्यूशनरी या एग्रेसिव। चलिए इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो विद द एक्सपांशन ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश in India, there was an increase in oppression of Indians. India adopted various ways to express their discontent, initially to the followed by the moderate policy but later turned into extremism, है ना। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कई तरीके से दबाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में हम मॉडरेट तरीके से उनका विरोध करते थे, अपना असंतोष, डिस्कंटेंट व्यक्त करते थे। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब लगा कि नहीं ये ऐसे सुनने वाले नहीं है, तो फिर हमने जो एक्सट्रीमिज्म का तरीका है, जो क्रांतिकारी तरीका है, उसको अपनाया। तो हमारा जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको 2 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू चेंज द सिस्टम बेस्ड ऑन इनजस्टिस एंड द एंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मासेस। फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ द एवरी इंडिविजुअल एंड ही हैज टू टॉलरेट हार्डशिप टू अचीव इट। इसमें ये बोला गया कि इंडियंस के साथ जो बेईमानी हो रही है, उनके अधिकारों को जो दबाया जा रहा है, मासेस आने लोग, पीपल, तो उनके जो अधिकारों को दबाया जा रहा है वो उसको हम लेके रहेंगे। फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आज़ादी हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि कोई व्यक्ति अगर धरती पे जन्म लेता है, अर्थ पे जन्म लेता है, तो ये इसका अधिकार है कि वो आज़ाद पैदा होना चाहिए,
है ना, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, अपने मन का काम करना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको गुलाम बना के रखा है। तो क्या बोल रहे हैं कि हम भैया आज़ादी को लेके रहेंगे कैसे भी। रीजन फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशन, अब देखिए ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि इन लोगों को रिवोल्यूशनरी मूवमेंट लाना पड़ा, क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, है ना। शुरुआत में तो मॉडरेट तरीके से ही, अगर हम ब्रिटिशर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे अच्छे से बोल रहे हैं, अगर वो चले जाते तो क्यों हमको ये तरीका अपनाना पड़ता, लेकिन ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं थे, इसलिए हमको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पे आना पड़ा। अब क्यों आना पड़ा, क्या क्या कारण थे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग रीजंस दिए गए हैं। तो पहला है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता, है ना। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी का एंड, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20, तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1880 से 1900 तक, और अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 1920 या 30 तक का जो टाइम पीरियड है ना। तो उस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई। विटनेस्ड सेवरल फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स, उस टाइम पे फेमाइंस आने, अकाल पड़ा, सूखा पड़ने की वजह से अनाज की कमी हुई तो अकाल पड़ा, और एपिडेमिक्स उस टाइम पे जो एक बीमारी थी, जैसे इस टाइम पे कोविड-19 फैला हुआ है, उस टाइम पे भी एक जो स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी थी वो पूरे में फैल गई थी। 35 लाख के अराउंड लोग मारे गए थे उस टाइम पे, सोचिए। हाँ, तो अब देखिए जब एक बुरा माहौल होता है ना, तो उस टाइम पे सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सहायता करें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो बिहेवियर लोगों के साथ किया वो इतना निंदनीय था कि एपिडेमिक है, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं, कोई लोगों को आर्थिक सहयोग नहीं, है ना, और फेमाइन है, सूखा पड़ा है, लोगों को वैसे ही अनाज नहीं है खाने को और उनसे टैक्स वसूल रहे हो आप ज़बरदस्ती। तो इस टाइप का जब माहौल क्रिएट किया गया तो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और जब लोग गुस्से में एक बार आ जाएंगे तो फिर आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और यही ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ। सेकंड है लॉर्ड कर्जन पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन, देखिए सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला जो वॉइसरॉय है इंडिया में वो लॉर्ड कर्जन ही है। लॉर्ड कर्जन एक बहुत घटिया किस्म का आदमी था, और उसने जो पॉलिसीज़ बनाई उसका कुल मिला के ना उसका ये उद्देश्य होता था कि इंडियंस को मुझे परेशान करना है। अलग अलग टाइप के लॉ बनाता था, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ वो बनाता था। तो इंडियंस उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, इंडियंस सोच रहे थे कि हमको आज़ादी चाहिए। इंडियंस उस टाइम पे अधिकारों की बात कर रहे थे, है ना, वो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हैं चलो ठीक है, लेकिन हमको हमारे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन कर्जन क्या सोचता था, कर्जन बोलता था नहीं, इंडियंस को कोई अधिकार नहीं देंगे। इवन आपने जो कांग्रेस नाम का ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी एक आतंकवादी संगठन है ना, उसको भी वो वैल्यू नहीं करता था। तो कर्जन की जो पॉलिसी है उनके बाद इंडियंस काफ़ी नाराज हो गए। द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन इनकीज रेस्टमेंट अमंग इंडियंस, उसकी जितनी भी पॉलिसियाँ थी ना वो ऐसे ऐसे लॉ बनाता था कि लोग परेशान हो जाते थे। द सेपरेट सिस्टम एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, 1914 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया, है ना। तो जो एजुकेशन से जुड़े लोग थे वो काफ़ी उससे गुस्सा हुए, और बहुत सारे लॉस के। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन का एक और काम, महान काम, हाँ, उसने क्या किया था कि बंगाल जो था उस टाइम पे सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। आज के टाइम का बांग्लादेश, आज के टाइम का वेस्ट बंगाल, आज के टाइम का आप देखोगे तो बिहार का कुछ एरिया, है ना, ये सब बंगाल में आता था। तो बंगाल को उसने पार्टिसिपेट किया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, उसने ऐसे डिवाइड किया कि एक साइड पूरे सारे हिंदूस आ जाए, एक साइड सारे मुस्लिम आ जाए। तो इससे उसकी क्या नियत दिखती है, साफ दिखता है कि उस टाइम पे क्या है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके इंडिया का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको चला रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। तो उसने क्या सोचा कि अगर ये लोग एक साथ रहेंगे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। तो उसने बंगाल को पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से किया कि एक हिंदुओं के लिए अलग राज्य बन गया, मुस्लिम्स के लिए अलग राज्य बन गया। तो उसका ये प्रयास था कि इनके बीच थोड़ी दूरी क्रिएट हो जाए, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, लोग और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ गए, है ना। और उसने बहाना क्या दिया पार्टिसिपेशन के, उसने बोला कि ये बहुत बड़ा स्टेट है, उसको मैनेज करना ठीक नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनेज करना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये
पासा जो उसने फेंका था ना वो उसके लिए उल्टा पड़ गया, लोग और ज़्यादा करीब आ गए, इससे लोग बहुत गुस्सा हुए। फिर एक इंटरनेशनल इवेंट, है ना, क्या हुआ था कि इंडिया अकेला कंट्री नहीं था जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी को बना, है ना, पूरा ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में उसने अपनी कॉलोनीज बनाए रखी है। उसका काम था कि देशों में जाओ, है ना, ब्रिटिश के बहाने से और धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लो। तो पूरी दुनिया के कई देशों में उसने अपना कब्जा करके रखा था। लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे कंट्री हुए जहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो वहाँ के लोगों ने मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए और ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा दिया। जब ये जो खबरें हैं कि किसी कंट्री ने ब्रिटिशर्स को उनके देश से भगा दिया, वो इंडिया जब पहुंची तो यहाँ के लोगों में भी एक आत्मविश्वास जग गया कि जब वो भगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं भगा सकते, है ना। तो इस वजह से भी इंडिया के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, क्योंकि उनको एक आस मिल गई थी, एक सहारा मिल गया था, एक ऐसी उम्मीद मिल गई थी कि यार हम भी यहाँ से इनको भगा सकते हैं। और फिर उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को तेज कर दिया। तो ये कुछ 3-4 कारण थे जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। उसके बाद देखिए प्रोग्राम्स ऑफ, अब देखिए इस मूवमेंट को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, है ना, क्योंकि हर एक उसका एक तरीका होता है ना। तो किन किन चीज़ों को इसमें यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई। एक मिनट, तो इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाया उन्होंने। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स टू क्रिएट हेटेड अगेंस्ट स्लेवरी अगेंस्ट एजुकेटेड इंडियंस। उन्होंने न्यूज़पेपर और पैम्पलेट छपवाए। न्यूज़पेपर ऑलरेडी थे, तो न्यूज़पेपर्स में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे, ऐसी जानकारियाँ दी जिससे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर का लोग पढ़े लिखे लोग ही न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ऐसे नोट्स लिखे, ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी कि लोग पढ़ के उनको थोड़ा सा अवेयरनेस आई कि यार ब्रिटिशर्स कितनी बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नफरत फैलाई न्यूज़पेपर के जरिए। सेकेंड पॉइंट, टू क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मासेस। ऐसी कविताएं, ऐसे लेख, ऐसे निबंध लिखे गए जिससे कि लोगों में क्या है, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना है। थर्ड है टू एंगेज यूथ इन बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रोपोगेट स्वदेशी एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस। उन्होंने जो यूथ है ना उसको एप्रिशिएट किया, किसके लिए, कि भैया आप ना जो फॉरेन चीज़ें हैं उनका बॉयकॉट करो। बॉयकॉट मतलब त्याग दो। ब्रिटिशर्स इंडिया आए क्यों थे, पैसे कमाने के लिए आए थे। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटेन से मटेरियल तैयार करते थे फैक्ट्रीज में, यहाँ के बेचते थे, उससे पैसा इनकम जनरेट होती थी। तो क्या बोला उन्होंने लोगों को कि बॉयकॉट करो, जो फॉरेन गुड्स हैं ना उनका त्याग कर दो। जब उनका मटेरियल बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आर्थिक रूप से और वो टूट जाएंगे। और ऐसा किया भी। और स्वदेशी अपनाओ भैया, स्वदेशी अपनाओगे तो क्या होगा, अपने देश की चीज़ें जो मटेरियल है उसको अगर आप खरीदोगे तो हमारे देश के लोगों के पास पैसा आएगा और उसी पैसे से हमको मूवमेंट को चलाने में सहायता मिलेगी और हमारे लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये उन्होंने किया। आप जुलूस निकालिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, है ना, शराब की दुकानों के बाहर प्रदर्शन किए गए महिलाओं के द्वारा, यूथ के द्वारा। तो ये हुआ। टू गिव आर्म्स ट्रेनिंग टू यूथ इन, आप देखिए सिर्फ प्रार्थना से काम तो होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए जो हमारे यूथ है ना उनको आपको आर्म्स की ट्रेनिंग देनी है, हथियार चलाना सीखना है और बनाना सीखना है। उनको ग्रुप्स बनाए, छोटे छोटे ट्रूप्स बनाए उनके, है ना। ये कोई सैनिक नहीं थे, लेकिन उनको सिखाया गया कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लड़ सकें। टू मेक बम एंड आर्म्स एंड कलेक्ट एंड परचेज आर्म्स फ्रॉम अब्रॉड। बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, कैसे बम्स बनाने हैं, कैसे हथियार असेंबल करने हैं, और विदेशों से भी हथियार खरीदे गए। तो ये उनका एक पूरा ओवरऑल सेटअप था। ओवरऑल उन्होंने योजना बनाई थी कि इस तरह से हमको हमारा जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर में, एक्सपांशन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से एरियाज़ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, है ना, वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।